Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। केमिस्ट्री में आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। तो इस क्लास में हम बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ इससे जुड़ी हुई बातें हम लोग देखेंगे और किनका एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है ये क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें, कुछ भी यहाँ करने से पहले आपने अभी हमारे यदि पहले लेक्चर्स को देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का नाम आप लोगों ने सुना था। तो खैर यहाँ आइसोबार्स की बात तो नहीं की जाएगी, लेकिन आइसोटोप की बात जरूर की जाएगी। जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को पता है, बताया गया था। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड इसका जस्ट अपोजिट आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको आइसोबार्स कहा जाता है। तो पहले आइसोटोप का मतलब समझते हैं। ध्यान रखिए आइसोटोप्स, इसमें आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। आइसो मीन्स होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। यहां मास की बात नहीं की गई, तो एक सेंस बना लिया गया कि यहां पर मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, मास इनका अलग अलग होगा। इसी तरह जो आइसोबार हुआ करते हैं, आइसोबार, इसमें जो आइसो है इसका मतलब क्या होगा, सेम थिंग, मतलब मीनिंग सेम होगी। तो आइसो मीन्स क्या होगा, सेम, और बार का मतलब जो होता है दैट इज एटॉमिक मास। वैसे बार का मतलब मास होता है, ठीक है। और यहाँ एटॉमिक नंबर से हमने कहा टोप्स का मतलब नंबर, तो यहाँ एटॉमिक नंबर की बात की जा रही है और यहाँ एटॉमिक मास की बात की जा रही है। वैसे बार का मतलब मास होता है, ठीक है। बार एक यूनिट है मास की, तो बार का मतलब यहाँ मास होता है। अब चूंकि किसके मास की हम बात कर रहे हैं, एटम के, इसलिए यहाँ पूरा लिखा जा रहा है एटॉमिक मास, पूरा यहाँ पर लिख दिया गया एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो आइसो मीन्स सेम और बार मीन्स होता है एटॉमिक मास। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ये इसका एग्जांपल हो गया। इसका और एग्जांपल होता है जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सबका एटॉमिक नंबर आप देखिए सेम है। सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में सबका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन मास सबका अलग है। इसका नाम होता है प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको कहते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। तो यहां हमने दो एग्जांपल्स दिए, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार का मतलब जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो इसका भी एग्जांपल है अपने पास। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम का मास यहाँ 40 होता है और जो दूसरा है आर्गन, ठीक है, इसका मास होता है 40।
तो मास नंबर सेम हो गया। हमने कहा एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 20 और इसका होता है 18, ठीक है ना। क्लोरीन के बाद आता है राइट हैंड साइड पर, तो क्लोरीन का 17 होगा पीरियोडिक टेबल में, तो उसके राइट पर ये आर्गन आता है तो इसका हो जाएगा 18। तो इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास कितना होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास कितना होता है 40। तो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास यहां सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो दीज आर आइसोबार्स एंड दीज आर आइसोटोप्स। तो एवरेज एटॉमिक मास में हम किसकी बात करेंगे, आइसोटोप्स की बात करेंगे। जो आइसोटोप्स होते हैं इनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया करते हैं, उसको हम लोग कंप्यूट करते हैं और इसका नहीं करते, ठीक है ना। इसका जो है वही समझते हैं, पढ़ते हैं। आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। आइसोटोप्स में जैसे हमने यहां लिखा है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो इनका यदि हमें एवरेज एटॉमिक मास चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो यहां पर कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, सबका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को छोड़िए, जानते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबका 6 है, उसको अंडरस्टूड करके चलेंगे, उसको हम मान के चलेंगे इसका एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है, तो मास के डिफरेंट होने की वजह से इन सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो कार्बन 12 जो है, अगर हम इसकी अबंडेंस चेक करें, परसेंटेज अबंडेंस, और कार्बन 13 का यदि हम परसेंटेज अबंडेंस चेक करें और इसकी अबंडेंस चेक करें, अबंडेंस का मतलब होता है अकरेंस, कि अर्थ पर इन तीनों में कौन कितने परसेंट पाया जाता है। ये कितने परसेंट पाया जाएगा, ये कितने परसेंट पाया जाएगा और ये कितने परसेंट पाया जाएगा। इनका जो परसेंटेज है पाए जाने की, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो इनके रिलेटिव अबंडेंस से हम लोग क्या करेंगे, उसी के हेल्प से, एंड इसका जो एटॉमिक मास आप यहां देख रहे हैं, इसके हेल्प से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए आपका एक कॉलम तो ये हो ही गया, ठीक है, एक कॉलम आपका ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में 1 2 3 हमारे पास में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, या 3 एलिमेंट हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब यहां पर ये है हमारे पास में एलिमेंट, ये एलिमेंट वाला कॉलम है, और इसके आगे जो है परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस हो गया। इसके बाद यहां हम लिख देंगे एटॉमिक मास। ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आसान है। कार्बन 12 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, कार्बन 13 भी रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 ज्यादा रेडियो एक्टिव है। तो सबसे जैसे जैसे रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। मतलब रेडियो एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ अबंडेंस कम होने लगती है, उसके पाए जाने का जो परसेंटेज हो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो सबसे कम कौन पाया जाता है इसमें, कार्बन 14, और सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में या अर्थ पर, वो है कार्बन 12, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे कम ये दोनों के बीच में आता है। तो कितना होता है, कार्बन 12 कितना होता है, ये कितना होता है और ये कितना होता है, इसको हम कैसे बताएं,
तो ये होता है 98, देखिए कितना ज्यादा पाया जा रहा है, 98.892%। परसेंट लिखा है, परसेंट होगा, बात समझ गए आपको। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है तो आप जानते हैं 12 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। अब हम बात करें कार्बन 13 का, ये कितना होता है, ये होता है 1.108%, ठीक है, 1.108% होता है। एटॉमिक मास जैसे यहां लिखा है 13, तो आप कह देंगे 13, लेकिन 13 नहीं बल्कि कुछ पॉइंट में होता है, तो कितना होता है, ये होता है 13.0035, इतना होता है 13.00335। इसी तरह से जो ये है, इसकी अबंडेंस कितनी होती है, तो ये होती है 2 × 10⁻⁻10, और इसकी जो अबंडेंस है वो कितना होता है, तो ये होता है 14.00317। अबंडेंस नहीं, सॉरी, एटॉमिक मास। तो ये आप लोगों ने देख लिया। कार्बन 12 का जो रिलेटिव अबंडेंस है दैट इज 98 जो लिखा है, और इसका एटॉमिक मास ये होता है, यहां आप 0 0 कर सकते हैं। 13 जो कार्बन 13 उसका अबंडेंस ये है, एटॉमिक मास ये है। कार्बन 14 का अबंडेंस ये है और इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास ये है। तो न्यूमेरिकल यदि आपसे पूछेगा इस पर, तो ये चीजें गिवन होंगी, आपको बताई जाएंगी न्यूमेरिकल में, और आपसे जो है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहली बात, जो ये परसेंटेज में दिया है इसको हम नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, और इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एवरेज परसेंटेज नहीं, सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, किसका, कार्बन का, कितना आ जाएगा, ये आएगा 98.892, ठीक है ना, डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट में है तो परसेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिख दिया 2% यदि लिख दिया, तो 2% को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2/100। आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही होगी, मतलब एक ही होता है। तो ठीक उसी तरह हमने यहां पर इसको इस तरीके से लिख दिया, जो ये परसेंट में यहां पर था इसको हमने ऐसे लिख दिया। इनटू क्या करेंगे हम, इनटू जो इसका एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 प्लस, हम क्या करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास करते हैं। फिर वही बात, दूसरे के लिए रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, तीसरे के लिए रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, सबको ऐड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो दूसरा वाला है कार्बन 13, उसका जो है 1.108 डिवाइड बाई 100, ये भी परसेंटेज में, इसलिए 100 इनटू कितना हो जाएगा 13.00335, ठीक है ना, प्लस इसके आगे क्या आएगा, ये आएगा, इसके आगे जो है आएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 100 इंटू हम कर लेंगे 14.00317, ठीक है ना। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना आपको आता है, कैलकुलेशन आपको आता है, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 12.001, ठीक है ना, 12.001।
0 नहीं 0 1 1 आएगा। आप सॉल्व कर लेना, इसको देख लेना। 0 1 1 यू मतलब यूनिफाइड मास। जो पहले एमयू लिखा जाता था उसको अब क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका जो है एवरेज एटॉमिक मास हो गया, किसका, कार्बन का। ठीक, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया करते हैं, बहुत आसान चीज है। अब जैसे मान लीजिए क्लोरीन 35.5 एंड क्लोरीन 37 या 36 दे दिया जाए, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह क्लोरीन का कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। वैसे 35.5 जो है उसका एवरेज एटॉमिक मास है। एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने पर कितना आता है, 35.5। तो उसका भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी आइसोटोप्स आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन होगी, उसका एटॉमिक मास गिवन होगा। आप इसको इस तरीके से दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा एवरेज एटॉमिक मास होगा। लेकिन ये परसेंटेज में होगा, जिसको आप 100 से डिवाइड करके नॉर्मल नंबर में चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने आपको यहां बताया, ठीक है। तो ये है एवरेज एटॉमिक मास, ऐसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे आज के क्लास में इतना ही। ओके, जय हिंद।